गुड मॉर्निंग क्लास। स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम पे आप सबका स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज़ में हम अपना नया लेक्चर लेके आए हैं। देखिए, आने वाले कल में जो जितने भी आपके एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, यानी कि आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है दिल्ली पुलिस का, सीपीओ का, या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ रहा है, या आपका सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में जो एग्ज़ाम आ रहा है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, बीएसएफ का एग्ज़ाम आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप ले लें तो उसमें पॉलिटी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे पहले मैंने जो आपके इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने ले लिए हुए हैं, जहाँ पे मैंने प्रियम्बल तक लेक्चर लिए हैं। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है, यानी आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जो दो लेक्चर हैं, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो मैंने अभी स्किप किया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो कवर किया जाए, इसके बाद मैं वो वाला टॉपिक्स आपके बाद में कवर कर दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये आपके वो अधिकार होते हैं जो गवर्नमेंट मानती है आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, यानी कि गवर्नमेंट भी आपसे ये अधिकार छीन नहीं सकती है। ठीक है, जैसे कि आपके सांस लेने का अधिकार, जैसे कि आपके कुछ भी कहने का अधिकार, जैसे कि आपके कुछ भी पहनने का अधिकार, आपके कहीं पे भी जाने का अधिकार, कहीं पे भी जाके बसने का अधिकार। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो गवर्नमेंट मानती है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बता दिया हुआ है बेसिक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, कि टोटल देखा जाए तो कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और क्या शेड्यूल्स कितने हैं। अगर आप में से किसी को उस चीज़ में डाउट है तो पुराने लेक्चर्स मेरे सीरीज़ के आप देख सकते हैं। तो देखा जाए कौन सा पार्ट डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ, पार्ट 3 जो है आपका भारत के संविधान का, वो किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल राइट के साथ। पार्ट 1 किसके साथ डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 किसके साथ डील करता है? सिटीजनशिप। और ये किससे डील करता है? आपका फंडामेंटल राइट किससे डील करता है? पार्ट 3। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है वो किससे डील करते हैं? आपके फंडामेंटल राइट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, आपके पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था बिल ऑफ राइट्स यूएसए के में से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए? यूएसए में लिए। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट्स को और क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? देखिए, अगर मैग्ना कार्टा की बात करें तो मैग्ना कार्टा क्या था? ये दुनिया का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा। आई गेस ये 1215 बीसी में इंग्लैंड में आया था, दुनिया का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको मेटाफराइज करते हैं, जैसे कि हम मेटाफराइज करते हैं ना, जैसे चांद सा चेहरा, ठीक है, आपका काली घटा की तरह जुल्फ़ें हैं। तो ये क्या है? हम मेटाफराइज कर रहे हैं। अब चांद की तरह चेहरा तो नहीं है, चांद सा चेहरा हम कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफराइज कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है? हमने फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है? यानी कि भारत के संविधान में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट बना था तो वो कौन सा था? फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये इट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विद और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, सब जो भी भारत के आपके जो आपके सिटीजन्स हैं उन सबको, या सिटीज़न हैं और नहीं भी हैं, कई राइट्स ऐसे हैं जो आपके फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं, तो उन सब के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। अगर हम बात करें इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या कारण है कि फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास? सबसे बड़ा कारण ये है कि ताकि जो देर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। सबसे बड़ा कारण ये कि इसका एम ही क्या है कि देयर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, कानून की आपका के मुताबिक जो है आप रहो, कानून के मुताबिक आपकी जो गवर्नमेंट है वो चले, ना कि इंसान की अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। यही इसी को, ताकि क्या कहने का मतलब क्या हो, यानी कि जंगल राज ना हो। ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या हो, आपके पास राइट्स हों। अगर आपको लगता है आपका राइट को इन्फ्रेंज कर रहा है तो आप गवर्नमेंट के दरवाजे को खटखटा सकते हो, आप उनसे जस्टिस मांग सकते हो। वो कब मांग सकते हो? जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ताकि एक किस्म से अथॉरिटेरियन स्टेट ना बन पाए, एक डिस्पोटिक रूल ना बन जाए, आपकी लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, आपके फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है ना, और स्टेट की ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं हो, स्टेट एक टेरेनिकल मैनर में या टोटलिटेरियन मैनर में, डिक्टेटरशिप के मैनर में रूल ना करें आप पे। यही कारण है कि आपके फंडामेंटल राइट्स
आपको दिए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया बन रहा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ये आपके वो मौलिक अधिकार हैं जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं और आपसे ये कोई भी छीन नहीं सकता, यानी कि गवर्नमेंट भी आपसे ये छीन नहीं सकती है। ठीक है, देखिए आगे बात करें, ओरिजिनली देखा जाए कितने फंडामेंटल राइट्स थे टोटल, आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 और 26, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 तक, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। देखिए पहले कितने थे आपके टोटल आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बट फिर क्या हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी आर्टिकल 31 वाला, ये हमने डिलीट कर दिया था। कौन सी अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया था एज आर्टिकल 300। देखिए इस चीज़ को आप समझे, अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अमेंडमेंट। मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज़ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अगर हमने अपने संविधान में कोई भी चेंज लाना है, एक अक्षर भी बदलना है, तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट प्रोसेस। यानी कि अगर हमने अपने संविधान में कोई चीज़ ऐड करनी है या अगर हमने अपने संविधान से कोई चीज़ बाहर निकालनी है, तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? अमेंडमेंट प्रोसेस। अब अमेंडमेंट को हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं कौन से नंबर की अमेंडमेंट है, फिर लिखते हैं CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर लिखते हैं कौन से ईयर में वो अमेंडमेंट हुई। अब आप खुद बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने डिलीट किया, यानी कि कोई चीज़ संविधान से निकाली है, हमने संविधान में चेंज लाया, तो क्या करनी पड़ी? अमेंडमेंट करनी पड़ी। अब लिखते कैसे हैं? पहले कौन से नंबर की अमेंडमेंट, फिर CAA, फिर कौन से ईयर में। अब ये कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी? याद रखें 44th अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978। कब हुई थी? 1978 में ये अमेंडमेंट हुई थी आपकी। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको डिलीट किया और कहाँ ऐड किया हमने? अंडर आर्टिकल 300A। कहाँ डिलीट किया? 40 फंडामेंटल राइट से आपको इसको डिलीट किया और कहाँ ऐड किया? अंडर आर्टिकल 300A। क्लियर? वैसे ही आपका अगला आर्टिकल कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। राइट टू प्रॉपर्टी किसके साथ डील करता था कि भाई जो ज़मीन है उस पर पूरा का पूरा वो अधिकार जो है वो आपका, और ये आपका फंडामेंटल राइट था। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती थी उस टाइम पे? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि अगर गवर्नमेंट को कोई लैंड एक्वायर करना है, सपोज़ करते हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, कुछ बनाना है, तो वहाँ पे अगर वो उसको टेक ओवर करता था तो लोग क्या करते थे उसको, क्योंकि वो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था, तो जो गवर्नमेंट थी वो ऐसा कर नहीं सकती थी, वो सीधे कोर्ट में उसको घसीटते थे। ठीक है, इसलिए आपने क्या कर दिया? इसको डिलीट कर दिया बाय अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के फ़ीचर क्या हैं। देखिए अगर हम फंडामेंटल राइट के फ़ीचर्स की बात करें कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके सिटीजन्स को दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मोस्टली देखो सिटीजन्स को तो सब मिलते हैं, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके सिटीजन्स को भी मिलेंगे, आपके फॉरनर को भी मिलेंगे, आपके लीगल पर्सनस को भी मिलेंगे। नाउ व्हाट इज़ लीगल पर्सन? लीगल पर्सन पॉलिटिक में अगर बात की जाए, देखो पर्सन जो होता है, इट कैन बी ए लिविंग पर्सन, इट कैन बी ए कॉरपोरेशन, इट कैन बी ए कंपनी, उसको सबको एक पर्सन माना जाता है। तो मोस्टली उनको क्या माना जाता है? लीगल पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो सम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सनस वेदर दे आर सिटीजन, फॉरनर और एनी अदर लीगल पर्सन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट देखिए जो ये पॉइंट है, इसको सेकंड पॉइंट को मैं थोड़ा लास्ट में आपके पास हम इस पर दोबारा घूम के आएंगे, लास्ट में आएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भाई दे आर अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना आप कि फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, मतलब क्या फंडामेंटल राइट्स का? देखिए आप उसको समझे। देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, सपोज़ करते हैं एक रूम है, उस रूम में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एक दिन मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरे को गुस्सा चढ़ता है, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं क्या करता हूँ? बाहर से कुंडी लगाता हूँ और घर चले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया? जैसे आपका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री,
तो क्या मैंने आपका फंडामेंटल राइट ब्रेक किया, ये क्वेश्चन है। मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप मेरे को पसंद नहीं आया, अभी आपने जवाब नहीं दिया, मैं बाहर आया, बाहर से कुंडी लगाई, मैं चला गया घर, क्या मैंने आपका फंडामेंटल राइट ब्रेक किया, क्या वायलेट किया है, ये सवाल है। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, चलो एक ही एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल है, सपोज़ करते हैं मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं एक मुलाजिम हूँ, ठीक है, या मैं कोई भी ऑफिसर हूँ मैं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ। अब सेम चीज़ होती है, मैं आपका क्या करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, बाहर से ताला मार के चले जाता हूँ। अब एक केस में मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, ठीक है, और एक केस में मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं किया, ठीक है। अब कौन से केस में मैंने आपको फंडामेंटल राइट वायलेट किया, देखिए जब मैं एक नॉर्मल सिटीज़न था, ठीक है, और मैंने आप बाहर ताला लगा दिया, तो उस केस में मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं किया, उस केस में मैंने आपका लीगल राइट वायलेट किया। क्या, लीगल राइट वायलेट किया। अब फंडामेंटल राइट कौन वायलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है, ये याद रखें आप हमेशा, ठीक है। मोस्टली फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कौन वायलेट करती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट। अब आप बोलेंगे स्टेट क्या होती है, देखिए अब आपको एक चीज़ समझनी है कि स्टेट का मतलब आपके लिए बदल गया। पहले स्टेट का मतलब आपके लिए था, ये लेक्चर पढ़ने से पहले, स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट एक पीस ऑफ लैंड है, दैट इज स्टेट। बट नहीं, अब आपके लिए इसका मतलब बदल चुका है। जो आर्टिकल 12 है आपके संविधान का, वो डिफाइन करता है कौन से वर्ड को, द वर्ड स्टेट। और स्टेट होता क्या है, कोई भी बॉडी, देखिए मैं आर्टिकल 12 में जाते हैं पहले, चलो हाँ ये देखो, देखें कोई भी बॉडी, आर्टिकल जो 12 है वो किससे डील करता है, इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है कोई भी बॉडी विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। यानी सरल भाषा में बात करें, कोई भी बॉडी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट से इसका लेना देना है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट। जैसे कि आपकी इंडियन पार्लियामेंट होगी, वो भी क्या आपकी स्टेट है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो स्टेट हैं। लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर होते हैं स्टेट के, दैट इज, या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन होते हैं, वो भी क्या आ गई, स्टेट आ गई। आपकी लोकल अथॉरिटीज़ जो है, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, आपके ट्रस्ट हो गए, वो सब क्या आपकी वो स्टेट है। या जितनी भी कुछ स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी स्टेट है। यानी कि इन शॉर्ट कोई भी बॉडी विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट इट विल बी रेफर टू एज स्टेट। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्टेट, एक हेड कांस्टेबल है वो स्टेट है। अगर देखा जाए एक कांस्टेबल है वो भी क्या है, स्टेट है। एक LIC जो गवर्नमेंट बॉडी है वो भी क्या है, आपका स्टेट है। तो कोई भी बॉडी विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रेफर टू एज स्टेट। और यहाँ मैंने क्या बोला, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कौन करता है, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू, कुछ एक फंडामेंटल राइट है जो एक इंडिविजुअल दूसरे का वायलेट कर सकता है, ठीक है। अब दोबारा घूम फिर के एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल मैंने क्या दी थी, मैंने बोला था पहली एग्जांपल में मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ, मैं बाहर से ताला लगा के चले जाता हूँ, आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू मूवमेंट। तो यहाँ मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं किया, यहाँ मैंने क्या वायलेट किया, आपका लीगल राइट। ये मैं आपको समझाऊंगा, मतलब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या वहाँ मैंने आपका लीगल राइट वायलेट किया, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट नहीं किया मैंने। क्यों, उसमें एक प्रोविजन होता है फंडामेंटल राइट में, आपको वो क्लियर करता हूँ, ठीक है। बट दूसरे एग्जांपल में मैं कहता मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम था, वहाँ पे अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो वहाँ मैंने क्या वायलेट किया, आपका मैंने फंडामेंटल राइट वायलेट किया। क्लियर, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया, अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। यानी कि मैंने पहले क्या बताया कि कुछ फंडामेंटल राइट आपके सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट आपके फॉरेनर्स वगैरह को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, आपका फंडामेंटल राइट कौन वायलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट। फिर यहीं पे मैंने आपको आर्टिकल 12 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट इज स्टेट, कोई भी बॉडी विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रेफर टू एज स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये वाला, देखो मैं आपको बीच में, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, पर मैं आपको सीरीज़ में पढ़ाऊँगा। सेकंड पॉइंट क्या आया था कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर जस्टिसिएबल। अब क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो अंडर आर्टिकल 32 आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 226 आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट। इस चीज़ को समझना। क्या बोला मैंने आपको कि सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो पहला पॉइंट बताया कि ये किसके आपको कुछ सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ आपके फॉरेनर्स को मिलते हैं, सबको मिलते हैं।
ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया कि भाई दे आर अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि दे आर जस्टिसिएबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिसिएबल? जस्टिसिएबल का मतलब हुआ कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप स्टेट को कहाँ घसीट सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता। नॉर्मली देखो, अगर नॉर्मली आपको वायलेट करते हो, एक लीगल राइट वायलेट करते हो, तो क्या प्रोसेस होता है? आप पहले एफआईआर दर्ज कराओगे, एफआईआर होगी, फिर वो सेशन कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट में जाएगा मामला, वहाँ से सेशन कोर्ट में जाएगा, वहाँ से हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ से डबल बेंच में जाएगा, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कहीं पे आप प्रूव करते हो कि भाई यहाँ पे स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, तो क्योंकि वो जस्टिसिएबल है तो आप अंडर आर्टिकल 32 कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और अंडर आर्टिकल 226 कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जिसको डाउट है वो जूम ऐप के सेशंस में जो हमारे हो रहे हैं या पेड क्लासेस में, आप वहाँ पे मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है? दैट दे आर नेगेटिव इन नेचर। क्या? कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? दे आर नेगेटिव इन नेचर। नाउ व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, इस चीज़ को आप समझेंगे। हम क्यों बोलते हैं फंडामेंटल राइट जो है नेगेटिव इन नेचर में? क्यों? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट की पावर को। क्या करते हैं? बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स पावर। वो कैसे? सपोज करते हैं एक कंडीशन लेके चलते हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एक कंडीशन लेके चलते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है। अब क्या हुआ, कल को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि आज के बाद सारे के सारे नीली धोती पहन के घूमेंगे, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट नहीं है, आपके पास राइट टू फ्रीडम नहीं है। तो क्या हुआ? आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ? ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला, आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई गवर्नमेंट मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स हैं तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट ने लॉ निकाला, भाई चलो अभी नीली धोती पहन के सब घूमो। अब इससे क्या होगा? अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये तो स्टेट मेरा क्या कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है? इन्फ्रिंज कर रही है, मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो? अब क्योंकि अब फंडामेंटल राइट आपको पता है जस्टिसिएबल है, तो आपको खुद मैंने अभी बताया, क्या करोगे आप अंडर आर्टिकल 32 स्टेट को कहाँ लेके जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। या अंडर आर्टिकल 226 कहाँ लेके जाओगे स्टेट को? हाई कोर्ट। यानी आपने स्टेट की पावर को कम किया ना, आपने स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया ना। वो क्यों हुआ? वो रिस्ट्रिक्ट क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे क्या थे? फंडामेंटल राइट्स। दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं? दैट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। अब पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? एक कंडीशन है, फंडामेंटल राइट्स आपके नहीं है तो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला, नीली धोती पहने के पहननी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो मर्जी पावर यूज़ करे, आर्बिट्री पावर यूज़ हो रही है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स हैं और गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि भाई आज के बाद सब नीली धोती पहन के फिर घूमेंगे, तो क्या करोगे आप बोलोगे भाई ये तो मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आपको याद है ये तो जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है तो आपको पता है अंडर आर्टिकल 32 आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। अंडर आर्टिकल 226 कहाँ जा सकते हो आप? हाई कोर्ट। तो आप दोनों जगह जा सकते हो। तो यहाँ आपने गवर्नमेंट की पावर को क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया, कम किया। दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। मैं उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। क्या? कि जो ये ऊपर सेकंड पॉइंट अभी हुआ नहीं, सेकंड पॉइंट में आऊँगा घुमा के मैं। ठीक है, क्या? दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। क्या मतलब है? ये कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर भी क्या हो सकती है? अमेंडमेंट हो सकती है, उनको आप चेंज कर सकते हो। बट आप क्या चेंज नहीं कर सकते? उसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक्सप्लेन करूँगा मैं आने वाले लेक्चर्स में। क्या बोला मैंने? दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकती है, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि भाई सपोज़ करते हैं कि हमारा देश जो है वो क्या है? वो सेकुलर है। हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया उन्होंने बोला कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक धर्मनिष्पक्ष देश है। पर कल को आप लॉ लेके आ जाओ और बोलो भी नहीं भाई भारत एक हिंदूवादी देश है, तो वो नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, जो मौलिक सिद्धांत है उनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप अमेंडमेंट ज़रूर कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान। क्लियर? ठीक है, दैट दे आर सेकुलर नेचर। नेक्स्ट क्या है? दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपको पता है जो फंडामेंटल राइट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें हमेशा कि जो फंडामेंटल राइट है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा,
आर्टिकल 19 ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाता है, ऑन स्पॉट सस्पेंड हो जाता है। पर याद रखें आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। आगे जाके बताएंगे आर्टिकल 20 क्या और आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये समझने वाला पॉइंट है और इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा हमें। अच्छा क्या बोला, ये बोलता है दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्या, कि जो फंडामेंटल राइट है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। सी ऑलवेज रिमेंबर एज सेड बाय लॉर्ड एक्टन, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर पावर बिना चेक्स एंड बैलेंस के हो तो होता क्या, वो पावर उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो करप्शन को क्या दे, वो करप्शन को जन्म दे, वो करप्शन की तरफ जाए। तो यही कारण है कोई भी चीज़ अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एक चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ क्लास के अंदर। अगर इमेजिन करो आपके घर वाले जो हैं वो मूवी देखने गए, मम्मी पापा, वो आपको बोलते हैं कि चलो भाई आप एक काम करो, आप छोटे भाई का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अब होता क्या है, पावर आ गई आपके पास कि चलो भाई अब मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूँगा। आप क्या करते हो, जैसे आपके पास पावर आती है आप बोलते हो आप अपने छोटे भाई से उल्टे सीधे काम कराओगे। चल भाई जा पानी लेके आ, चल उल्टा डांस करके दिखा, चल ये करके दिखा, चल वो करके दिखा। ठीक है ना। और देखो आपके पास थोड़ी सी पावर है बट इट लेड टू इनोसेंट करप्शन। दैट इज़ हम क्या बोलते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब यहीं पे आपके घर वाले बोल जाते हैं आपके छोटे भाई को कि भाई अगर आपका बड़ा भाई उल्टी सीधी हरकत करेगा तो मेरे को बताना, मैं इसको सीधा करूँगी। तो होता क्या, ये आगे चेक एंड बैलेंस। पावर तो दी आपको कि छोटे भाई का ख्याल रखना है, छोटे भाई को ये बोल दिया कि ज़्यादा कुछ करेगा तो भाई अगर अपनी हदें पार करेगा तो हमें बताना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने चेक एंड बैलेंस रख दिया। अब वो अपनी वो करप्टेड पावर को यूज़ नहीं करेगा। यही बोला दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब सेम चीज़ है फंडामेंटल राइट में। सपोज करते हैं आपका फंडामेंटल राइट है कि भाई डू यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप में से कोई बंदा जाता है कल को जाकर जीवल चौक पर डांस करने लग जाता है, बोलता भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, आई हैव द राइट टू मूव फ्रीली। सर ने मुझे पढ़ाया था, मुझे अच्छी तरह समझ आया फंडामेंटल राइट, अब तो मैं पढ़ के रहूँगा और अब तो मैं अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ भी करूँगा। आप जाते हो, आप डांस करने लग जाते हो, पर आपको पता ही नहीं, आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही बात आएगी। अब आप अपना फंडामेंटल राइट तो यूज़ कर रहे हो बट क्या हो रहा है, जब आप वहाँ पे रोड पे डांस कर रहे हो आप अपने फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से उसको यूज़ कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप किसी और के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो वही बोलता है दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। जो स्टेट है कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। जो स्टेट है वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब वो चीज़ रीजनेबल है कि नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, द रीजनेबिलिटी ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शन विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। वो कौन डिसाइड करेगा, और कोर्ट का पैरामीटर क्या होगा, व्हाट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन थिंक्स। क्या मतलब है, आप जाके वहाँ पे डांस करने लग गए। अब मैंने बोला क्योंकि ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, तो स्टेट क्या लगा सकती है, स्टेट लगा सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो स्टेट बोलती है, अब रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है। स्टेट बोलती है कि भाई जो भी बंदा जीवल चौक पे डांस करेगा उसको स्नाइपर से गोली मार दो। अगर अब उस पर गोली मार देते हो, अब आप मुझे बताओ, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई ना, बट क्या ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, नहीं है। अब ये चीज़ रीजनेबल है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कोर्ट, कि ये गोली स्नाइपर से गोली मारना सही है कि नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन लॉजिकल है कि नहीं है, कौन डिसाइड कर रहा है, कोर्ट। पर कोर्ट का पैरामीटर क्या है, एक आम समझदार नागरिक उस बारे में क्या सोचता है। और आप सब एक आम समझदार नागरिक हो, आपको क्या लगता है सही है कोई बंदा रोड पर डांस करे उसको गोली मार देना, नहीं है ना। तो कोर्ट क्या करेगा, इसको नलीफाई कर देगा। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आया। पहले मैंने बताया कि किसको कुछ राइट जो है वो सिटीज़न को हैं, फिर मैंने बताया कुछ फॉरनर्स को हैं, फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि दे आर अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। मैंने स्टेट को एक्सप्लेन किया, आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बताया कि दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, कि क्या मतलब होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया दे आर नेगेटिव इन नेचर, क्या मतलब वो कि गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, कि इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, बाकायदा बेसिक स्ट्रक्चर मौलिक सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 19 ऑन स्पॉट सस्पेंड होते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि भाई दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड द रीजनेबिलिटी ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन थिंक्स। क्लियर।
मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको सब समझ आया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 12 अच्छी तरह समझा दिया। फिर आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? दैट लॉ इन डिटेरोगेशन विद एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। अब ये किसकी बात करता है? ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। ये बात करता है कोई भी लॉ, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो चाहे वो आज़ादी के बाद का हो, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या आपको फंडामेंटल राइट को डिटेरोगेट करता है, फंडामेंटल राइट को क्या करता है, को कट करता है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो जो लॉ है उसको हम क्या कर सकते हैं? नलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या? लॉ इन डिटेरोगेशन विद एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। यहीं से आपकी पावर निकलती है कोर्ट की, कौन सी? जुडिशियल रिव्यू की। अगर आप में से किसी को पता है ये पावर क्या होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। अब सबसे पहले फंडामेंटल राइट कौन सा आता है आपका? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, देखिए राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें, आर्टिकल कौन सा डील करता है इसके साथ? आर्टिकल 14 इसके साथ डील करता है। ठीक है, क्या बोलता है ये? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या बोलता है? देखो सरल भाषा में बात करें, ये बात करता है कि भाई जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, ये बात करते हैं इक्वालिटी की, कि कानून की नज़रों में सब एक बराबर है। कानून की नज़रों में आप सब एक बराबर हो, देयर इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ये हमने कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। अब ये आर्टिकल 14 है, मैंने आपको बताया था कि कुछ होते हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ होते हैं फॉरेनर्स को मिलते हैं, तो ये दोनों के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है ये जो आपका आर्टिकल है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है? ये आर्टिकल डिफाइन करता है द वर्ड पर्सन को। देखो मेजॉरिटी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बात करता है? किसको डिफाइन करता है? वर्ड पर्सन को, कि लॉ में पर्सन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो वो कहता है कि लॉ के अंदर पर्सन जो है इट इंक्लूड्स लीगल पर्सन ऑल्सो। व्हाट इज़ लीगल पर्सन? लीगल पर्सन यानी कि आपकी जो कंपनीज़ हैं, आपकी जो कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, आपकी जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आपका किसके अंदर आता है? आपका आर्टिकल 14 में। आपका जो आर्टिकल 14 है वो पर्सन शब्द को डिफाइन करता है, और वो बोलता है कि लीगल पर्सन जो होता है उसके अंदर सब आती हैं, आपके स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आती हैं, कंपनीज आती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ आती हैं, सब आता है इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ ये किसकी बात करता है? साथ ही साथ ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कि भाई इक्वल, जैसे मैं बात करूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे पहले हम। ठीक है, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बताया कहाँ से लिया हमने कॉन्सेप्ट, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया ब्रिटेन से। ये बोलता है कि भाई भारत में देयर इज़ नो स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है ना, कि किसी देयर इज़ नो स्पेशल प्रिविलेज। नो प्रिविलेजेस क्या मतलब है? भाई सलमान खान मर्डर करता है उसको भी वही सज़ा है, जो मैं मर्डर करूँगा मेरे को भी वही सज़ा होगी। ठीक है ना, कल को कोई भी जुर्म होता है तो सबके लिए कानून जो है वो एक बराबर है, देयर इज़ नो स्पेशल प्रिविलेज। ठीक है, साथ ही साथ ये किसकी बात करता है? ये बोलता है कि दैट देयर इज़ इक्वल लॉ। ठीक है ना, कि कानून की नज़रों में सब एक बराबर, एक ही कानून है जो सबके क्या होगा, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई सलमान खान है तो उसके लिए अलग कानून है तो मेरे लिए अलग अलग कानून है। देयर इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। साथ ही साथ मैंने बताया दूसरा कॉन्सेप्ट किससे बात करता है आपका? दूसरा आपका बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। अब ये किसकी बात करता है? ये बात करता है, याद रखें, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। इसकी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? ये बोलता है दैट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस
बोथ इन प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। क्या मतलब है? ये बोलता है कि भाई अगर सर्कमस्टांस इक्वल है तो वो बंदे को आपको इक्वली आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है, ठीक है, सेम सर्कमस्टांस में, यानी कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्या मतलब हुआ? सपोज करते हैं, अब मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इमेजिन करो आप हो और मैं, आप और आपका एक फ्रेंड है, दोनों आईएएस का पेपर देते हो, ठीक है। अब दोनों के लिए कट ऑफ तो सेम निकलेगा ना, क्योंकि आपने दोनों ने एक ही सर्कमस्टांस में पेपर दिए, आपने एक ही कंडीशन में रह के पेपर दिए, एक ही कमरे में बैठ के पेपर दिया हुआ, ठीक है, आपने उसकी प्रिपरेशन की है, तो आप सब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बट अब सपोज़ करते हैं आपका एक फ्रेंड है, एक वो अपाहिज है। अब आप मुझे बताओ, आप दोनों ने तैयारी की, तो क्या आप दोनों के लिए कट ऑफ सेम होना चाहिए? क्या आप दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए? नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी जो है वो आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ी कम है, तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अपलिफ्ट आप कैसे करोगे? आप उसको, उसका कट ऑफ क्या करोगे? आप उसको अलग बना दोगे। आप समझिए इस बात को। तो यहाँ पे सर्कमस्टांस अलग हो गए ना, आपका और उसका। तो यहाँ पे वो बात करता है, यहाँ वो बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। वो बोलता है कि भाई अगर सेम सर्कमस्टांस है दोनों के, तो आप उनको इक्वली ट्रीट करो, बट अगर सर्कमस्टांस अलग है तो आप उनको, आप क्या करो, अलग ट्रीट करो, ठीक है। तो यही कारण है, ये किसकी बात करता है? क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करता है? क्लासिफिकेशन। जैसे आपको अगर ये कहता है कि अगर आपने किसी को भी डिफरेंटली ट्रीट करना है, अगर आप चाहते हो किसी को अलग ट्रीट करना, तो आप उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई क्या करो? डिसेबल्ड कैटेगरी। क्लासीफाई कैसे करो? शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, या शेड्यूल ट्राइब। मतलब आप उसको क्लासीफाई कर दो अलग तरीके से, तो आप उसको डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हो। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? आर्टिकल 14 क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करता है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और। बट जैसे मैंने बोला, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। ज़रूरी नहीं है कि अब हर जगह सेम ही चीज़ हो। अब देखो इस चीज़ को समझो इस चीज़ को। मैंने अभी आपको समझाया ना, दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब एग्जांपल के तौर पे प्रेसिडेंट की बात करें, अगर हम प्रेसिडेंट के ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलता कभी। प्रेसिडेंट अगर मर्डर भी कर देगा ना, उसको जेल में नहीं डाल सकते आप, समझ। सिविल केस चल सकता है, वो भी 2 महीने का टाइम देके। पर अगर क्रिमिनल केस करेगा, आप उसको बाहर, आप उसको वो नहीं कर सकते हो, क्या बोलते हैं, जेल में नहीं डाल सकते। तो ये देखा जाए तो ये इक्वालिटी कैसे हुई? ये तो अलग अलग चीज़ होगी। सिमिलर मैनर में अगर बात करें हम, आपका जो डिप्लोमेट होता है, डिप्लोमेट को भी क्या होती है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। पाकिस्तान का राजदूत है, इंडिया में मर्डर कर गया, तो उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। ये देखा जाए ये भी इक्वालिटी नहीं हुई, ये तो अलग अलग ट्रीट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। याद करो ये वाला सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो यहाँ पे क्या है? अब देखा जाए, प्रेसिडेंट की बात की जाए, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं आप अरेस्ट करते हो? यहाँ पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या? स्टेट ने बोला कि भाई यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए तो प्रेसिडेंट ने थोड़ी मर्डर किया, मर्डर किसने किया? उस शख्स ने जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था। तो आप क्या कर सकते हो? पहले आप उसको बाहर निकालोगे, ठीक है ना, उसको इम्पीच करोगे, उसके बाद आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है ना। आप पॉइंट इस चीज़ को समझो। क्या बोला मैंने आपको कि प्रेसिडेंट मर्डर करता है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे वही बात आ गई, दैट दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। वो क्वालिफाइड है। यहाँ पे स्टेट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने कुछ गुनाह नहीं किया, उस शख्स ने किया जो उस पोस्ट के अंदर है, ठीक है ना। सिमिलरली मैंने डिप्लोमेट की बात की, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। क्यों? कल को आपका डिप्लोमेटिक मैट किसी हॉस्टाइल कंट्री के अंदर गया, और वहाँ पे अगर इस तरह की इम्यूनिटी नहीं हो, तो वो उसको किसी भी केस में फंसा सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्रुप्स। क्या बोलता है भाई ये? कि भाई देयर इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, ऑन सर्टन ग्राउंड्स। अब वो ग्राउंड्स क्या है? वो ग्राउंड्स है PSC(R²), यानी प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन।
क्या कि कानून इन पांचों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, कोई जम्मू में पैदा हो कोई केरला में पैदा हो, अगर आईएएस की पोस्टें निकली दोनों के लिए बराबर निकलेंगी। सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, कोई मेल है फीमेल आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगेन दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मैंने आपको समझाया कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब देखा जाए एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर प्लेस ऑफ बर्थ की बात की जाए तो तेलंगाना में एक पोस्ट है मुक्ति, उस पोस्ट पे वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो तेलुगु भाषा जानता या जो तेलंगाना का हो, तो ये तो प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन होगी। सेक्स के बेसिस पे देखा जाए वुमेन के लिए आपको पता है, अगर फॉर्म निकलते हैं लड़के बेचारे 600 का फॉर्म भरते हैं, लड़कियों को फ्री में होता है। कास्ट के बेसिस पे आपको पता है, जैसे कि आप इसको रिजर्वेशन को देख लो, वो भी कास्ट के बेसिस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। रेस को देख लो, शेड्यूल ट्राइब वाला सिस्टम जो होता है उसमें आपका क्या है, एक उनके लिए अलग कट ऑफ होता है, आपके लिए अलग कट ऑफ होता है। रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा आप क्या करते हो, आप प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हो, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगी ना। बट यहाँ पे वही बात याद करनी है दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें, अगर मुक्ति पोस्ट में तेलंगाना का बंदा बैठ सकता है तो क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस पोस्ट पे वही बंदा सक्सेसफुल है जिसको तेलुगु भाषा आती है। आपको आती है, आपको नहीं आती ना तेलुगु भाषा, तो आप फॉर्म भर के भी क्या कर लोगे वहाँ पे। तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सेक्स की बेसिस पे अगर बात करें तो वहाँ क्या आ जाता है आपका, ऑब्वियस ही बात है इंडिया में आज भी क्या आपको पता है मेजॉरिटी जो वुमेन है वो हाउस वाइफ है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यही कारण है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए आपने क्या किया है, उनको फॉर्म भरने में आपको उनको मुफ्त के फॉर्म रखे हैं। कई बार एक वुमेन एक पोस्ट पे पहुंचना चाहती है बट उसके फॉर्म भरने का पैसा नहीं होता क्योंकि वो हाउस वाइफ है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। यही कारण है आपने सेक्स के बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। कास्ट के बेसिस पे देखा जाए, आप सबको पता है जात प्रथा एक भारत में एक बहुत बड़ी कुरीति रही है। आज भी आप देखें, अगर आप कई जगहों पे देखें, कई शहरों में देखें, जात प्रथा ने अपने पैर पसार के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक टाइम पे अगर आप जात प्रथा को मानते हैं और आप बोलते हो कि रिजर्वेशन को हटाओ तो वो चीज़ गलत है। अगर आप चाहते हैं रिजर्वेशन हटे तो जात प्रथा को मानना बंद करें, ठीक है ना। और एक ज़माना वो था कि जब शूद्र की कंडीशन जो थी वो बहुत डिटोराइड थी, आप उनके लिए अलग मतलब सब कुछ अलग होता था, यहाँ तक कि जो वो उनके चलने का रास्ता तक अलग होता था। अगर अपर कास्ट के रास्ते पे एक लोअर कास्ट की परछाई पड़ती थी तो वो भी एक बहुत बड़ा क्या होता था, एक गुनाह होता था और उस बंदे को मार दिया जाता था, ठीक है ना। तो एक आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को काफ़ी देर तक सुप्रेस किया है। यही कारण है कि आप उसको सोशली अपलिफ्ट करने के लिए वी हैव रिजर्वेशन। तो ये भी एक क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रेस के मामले में देखा जाए, अब आप खुद बात करें, अगर लद्दाख के टीले में जो शख्स बैठता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पे उसका घर है, क्या वो सिटी के जम्मू सिटी के लड़के को कम्पीट कर सकता है? नहीं कर सकता वो बीट जम्मू सिटी के लड़के को। क्यों नहीं? क्योंकि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग है। वहाँ पे शायद इंटरनेट सर्विस नहीं है, वहाँ पे एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको इक्विटी प्रोवाइड करनी है, यही कारण है आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखी है। सिमिलर मैनर में रिलीजन को लेके भी आपकी क्या होती है, रीजनेबल आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। सिमिलर मैनर में देखिए, आप आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें एक्चुअली PSCRs के तो है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अब ये क्या बात करता है कि अगर गवर्नमेंट की जो पोस्ट निकलेगी, ठीक है ना, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में, वो सबके लिए बराबर है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन। अब इस पर 2 पॉइंट और है, डिसेंट और आपका है आपका रेजिडेंस। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्या कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और डिसेंट यानी कि परिवारवाद के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और ना ही आप रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम मैंने जैसे बार बार बोला दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। जो पार्लियामेंट है वो रेजिडेंस के बेसिस पे कुछ पोस्टों को निकाल सकती है,
वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले शख्स ही क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जगह का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 वो एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में अगर कोई आपकी कम्युनिटी है वो क्या है, वो आपकी अपलिफ्टेड नहीं है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी आप प्रोविज़न ला सकते हो, जैसे कि आपको पता रिजर्वेशन है, ठीक है ना। इन द सिमिलर मैनर में अगर आप रिलीजन की पॉइंट की बात करें, अगर कोई ट्रस्ट है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसी रिलीजन के शख्स का पर्सन, उसी रिलीजन का जो शख्स है वही उस इनकम्बेंट ऑफिसर हो सकता है। यानी कि एक मंदिर का पुजारी हमेशा कौन होगा, अगर सपोज करते हैं कोई मंदिर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, एक ट्रस्ट के अंडर है, तो उसका पुजारी हमेशा कौन होगा, हिंदू होगा, ठीक है ना। एक मदरसा है या फिर एक मस्जिद है, वो गवर्नमेंट के ट्रस्ट के अंदर है, वक्फ बोर्ड के अंदर है, किसी के अंदर है, तो उसका जो मौलवी साहब होंगे वो हमेशा कौन होंगे, वो हमेशा एक मुस्लिम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगी ना, देखा जाए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रही। तो ये वही बात आती है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूँ थोड़ा। आप सबको पता है मंडल कमीशन बैठी थी, कौन सी मंडल कमीशन बैठी थी, किसके ऊपर बैठी थी, यही अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास। जो मंडल कमीशन थी कब बैठी थी, 1979 में बैठी थी, एंड इट वाज सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। आपके लिए सवाल है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बैठी थी और उसका चेयरमैन कौन था। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बैठी थी और उसका चेयरमैन कौन था, ये आपका सवाल है, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठी थी, आपको पता है कौन से आर्टिकल में बैठती है, ये अंडर आर्टिकल 340 बैठी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो किसको देनी चाहिए, आपको ओबीसी को देनी चाहिए। कितनी, 27% आपको रिजर्वेशन किसको देनी है, ओबीसी को देनी है। ये आगे जाके फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल हुई थी और आपने 27% रिजर्वेशन किसको दे दी, आपकी ओबीसी को दे दी। तो टोटल मिला के उस टाइम पे रिजर्वेशन कितनी हो गई थी, 50% हो गई थी आपकी रिजर्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। देखिए आप सबको पता है अनटचेबिलिटी जो एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, यानी छुआछूत। आप जात के नाम पे आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कोई करता है या आपको आपकी नज़र में कोई है जो अनटचेबिलिटी को आज भी फॉलो कर रहा है, तो उसको वो एक कानूनी जुर्म है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ये लिख लें आप, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ऑल्दो ये वाला जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये आगे जाके चेंज हो गया था इसका नाम, फिर इसका नाम पड़ गया था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, नहीं आई एम सॉरी, पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, पहले ये नाम था, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज हुआ, क्या बन गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। पहले था ये वाला नाम, पहले था ये वाला नाम, फिर ये वाला नाम पड़ा। पहले नाम था क्या बोलते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, फिर ये नाम 55 है, फिर ये नाम चेंज हुआ, क्या हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये नाम पड़ गया था इसका, ठीक है। ये कब हुआ था, 1976, याद रखना कब, 1976। तो ये क्या बोलता है कि भाई कानून की भारत में आप अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। अगर आप फॉलो करते हो तो कानून की नज़रों में वो एक जुर्म है और आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। 500 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है और 6 महीने तक की आपको जेल हो सकती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि भाई दिस इज़ द ओनली फंडामेंटल राइट विच इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर। ये याद रखें दैट दिस इज़ द ओनली फंडामेंटल राइट विच इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई किसी कंडीशन में आप अनटचेबिलिटी को फॉलो करो, आप किसी कंडीशन में अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकते। क्लियर। फिर आता है आपका आर्टिकल 18। अब आपका आर्टिकल 18 किससे बात करता है, ये बात करता है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसके बारे में बात करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात की जा रही है, देखिए आपको पता है पहले क्या होता था, अलग अलग टाइटल्स लोग लगाते थे, जैसे महाराज अधिराज चंद्रगुप्त मौर्य, राज बहादुर सो एंड सो, राय बहादुर सो एंड सो, ठीक है ना, दीवान बहादुर, दीवान सो एंड सो। तो इससे क्या होता था, वीआईपी कल्चर प्रमोट होता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो टाइटल्स थे उसको अबॉलिश कर दिया और इसको क्या कर दिया, एक कानूनी जुर्म बना दिया, ठीक है ना, कि आप इस तरह के टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ ऑल्दो बट देयर आर सर्टन टाइटल्स
लाइक मिलिट्री टाइटल्स और एजुकेशनल टाइटल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक टाइटल जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग एन इंजीनियर मैं अपने नाम के आगे ER लगा सकता हूँ, बीइंग ए डॉक्टर आप अपने नाम के आगे DR लगा सकते हो, ठीक है ना। बीइंग ए कैप्टन आप अपने नाम के आगे कैप्टन लगा सकते हो। वाई? बिकॉज दे आर अर्नड टाइटल्स, ठीक है।